नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियल एस्टेट कोच प्रसाद आमोणकर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लैंड रेट्स, प्रॉपर्टी की रेट्स। प्रॉपर्टी में बिल्टअप प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट हो गया, रेजिडेंशियल बंगलो हो गया या फिर कमर्शियल प्रीमाइसिस हो गया। आज का मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं कि आप प्लॉट की रेट कैसे पता कराएं। किसी ने ये मुझे सवाल पूछा है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा हूं और मैं दूसरी जगह पे काम करना चाहता हूं और मुझे उस एरिया की रेट्स पता नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। सिंपल बात है, कभी अगर किसी ओनर ने आपको फ़ोन कर दिया कि मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया में एक प्लॉट है 1000 स्क्वायर मीटर का, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर मीटर में बात कर रहे हैं तो ईजी हो जाएगा बात समझने में, और मेरे प्लॉट की रेट है मान लीजिए 30,000 पर स्क्वायर मीटर, और आप एज ए एजेंट उस जगह पे काम कभी किया नहीं है और आपकी जो लोकेशन है वहां पे 10 या 15,000 पर स्क्वायर मीटर चल रहा है, तो आपके लिए ये 30,000 डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस केस में आप क्या करते हो, आप इमीडिएट रिएक्शन दे देते हो, सर ये तो रेट बहुत महंगा है। क्या आपको खुद को पता है कि यहाँ इस लोकेलिटी में सच में 30,000 की रेट चल रही है या 20,000 की या 25,000 की? अगर आपको पता नहीं है तो ये रिएक्शन आप मत देना, ये अच्छा रहेगा, अदरवाइज यू विल लूज द क्लाइंट। क्लाइंट को अगर पता है उस एरिया की रेट और आपको खुद को एज ए एजेंट पता नहीं है तो यू विल लूज द क्लाइंट, वो आपके पास वापस नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये एक टिप आप ध्यान में रखना। तो इस कन्वर्सेशन को जो आपको क्लाइंट ने फ़ोन किया है उसको आगे लेके जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन ले लेना। सबसे पहले तो एरिया तो आपको समझ में आ गया, उसके बाद उसका रोड एक्सेस कैसा है। हर एक इलाके में, हर एक लोकेलिटी में एक रोड होती है जहाँ पे 6 मीटर की हो सकती है, 8 मीटर की हो सकती है, 10 मीटर या 15 मीटर या 20 मीटर या फिर हाईवे हो सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे रोड कैसी है, उसका जोनिंग क्या है, मतलब वो उसका यूज़ क्या है, लैंड यूज़ क्या है। अगर लैंड आपका एनए प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट है जहाँ पे आप खाली बंगलो बना सकते हो, तो ये एक डिटेल आपको लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये होने के बाद जब आपको अगर उस एरिया की रेट पता नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके दोस्त को फ़ोन करोगे जो उस एरिया में काम कर चुका है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एनालिसिस करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी रेट होता है ना, अगर आप उसको रिएक्शन दे दोगे कि ये बहुत महंगा है तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। क्योंकि दो चीज़ें होती है, एक होती है पास्ट रेट और एक होती है करंट रेट और तीसरी होती है फ्यूचर रेट। उसके ऊपर मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन अगर आपके दोस्त ने उस एरिया में काम कर चुका है तो उसको उस एरिया की रेट पता होगी। तो इजी है ना, आप अपने दोस्त को फ़ोन करो, पूछो कि यहाँ पे रेट क्या चल रहा है। इस केस में आपको वो आपका जो कलीग है वो आपको सवाल भी कर सकता है कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है, उसकी रोड एक्सेस क्या है, उसकी जोनिंग क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी आपका रेट चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ पे 25,000 की रेट है, चल रही है प्राइम लोकेशन में, या 30,000 की रेट चल रही है प्राइम लोकेशन में, जैसे ही आपका ये रोड या लैंड यूज़ नीचे आ जाता है तब उसकी रेट कम हो जाती है। इस केस में कभी कभी क्या होता है कि आप एज ए एजेंट ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, तो इस केस में आप दो चीज़ें कर सकते हो। आप उसको दो जगह का डिटेल्स दे सकते हो, एक प्राइम लोकेशन की, एक नॉन प्राइम लोकेशन की। इससे क्या होगा, आपको प्राइम लोकेशन और नॉन प्राइम लोकेशन की डिटेल्स मिल जाएगी और आप एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके कोलीग के साथ शेयर करने से पहले, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि आपकी ब्रोकरेज, ये सब आप सिक्योर करोगे। फिर आप किसके साथ काम कर रहे हो, आपके अगर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आपके दोस्त के थ्रू मार्केट करना है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, डील होने के बाद वहाँ पे झगड़े होने चालू हो जाते हैं। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक ऑफ हाउ टू नो द लैंड रेट्स, और एक तरीका है जहाँ पे अगर आप सब रजिस्ट्रार में जाते हो और सब रजिस्ट्रार में एक लैंड रेट होती है, वहाँ पे एक रेडी रेकनर मिलता है। रेडी रेकनर में आपको रेट्स मिलती है, लेकिन कुछ स्टेट्स में रेडी रेकनर के हिसाब से लैंड की सेल डीड नहीं होती है, रजिस्ट्री नहीं होती है। वहाँ पे मार्केट रेट के हिसाब से रजिस्ट्री होती है। अगर मार्केट रेट वहाँ पे 15,000 का चल रहा है तो आपको रजिस्ट्री भी 15,000 की करनी है। तो इससे क्या होगा, आपको एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस रजिस्ट्रार में इस पर्टिकुलर दिन पे, आज के दिन पे इस एरिया में इतने रेट पे रजिस्ट्री हुई है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जिसमें आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और तीसरी बात ये है कि फ्यूचर वैल्यू, जैसे कि आप कोई एरिया में हो जहां पे कोई एयरपोर्ट आ रहा है या जहां पे कोई अस्पताल बन रहे हैं, जहां पे एक नई डेवलपमेंट हो रही है गवर्नमेंट से, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, मॉल्स आ रहे हैं, तो वहां पे आज की एक पर्टिकुलर रेट होगी, लेकिन एक फ्यूचर रेट भी होगी जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि 30,000 पर स्क्वायर मीटर है और आपको लगता है कि फिलहाल के हिसाब से महंगा है लेकिन 6 महीने में मिल जाएगा, तो ये एक भी अच्छा टिप है अपने क्लाइंट को देने के लिए। इधर वो 6 महीने तक रुक जाए या फिर आज की रेट में प्रॉपर्टी बेच दे। तो इससे क्या होगा कि आप भले उसको मना नहीं कर रहे हो कि ये रेट नहीं है, लेकिन आप उसको एडवाइस भी दे रहे हो कि आप रुक जाओ थोड़ा टाइम, 6 महीना या 1 साल। इससे क्या होगा ना, आपका एक रेपो भी रहेगा और शायद क्लाइंट आपको रेट कम करके प्रॉपर्टी दे भी दे। कभी भी क्लाइंट जब आपको रेट्स बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर रेट बोलते हैं लैंड का, इट इज ऑलवेज 10 to 20% मोर देन द मार्केट प्राइस। वो एक बफर रखते हैं कि अगर मैंने 30,000 बोला है तो मुझे 25 तक तो आना चाहिए। 15-20% का अगर बफर रख दिया मैंने, क्योंकि जो बायर्स होते हैं उनको हमेशा नेगोशिएशन करने की आदत होती है। आप फाइनल रेट कभी भी कोट नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट में तो ऐसा है कि अगर आपने बेस्ट रेट भी बोल दिया फिर भी लोग आपसे नेगोशिएट करेंगे, भाई साहब कितना कम होगा। तो ये सबको पता है, हमारी मेंटालिटी सबको पता है। इसीलिए जब भी क्लाइंट आपसे कोई भी रेट बताता है, इट इज़ नॉट द फाइनल रेट। इसमें हम नेगोशिएबल बोलते हैं, नॉन नेगोशिएबल। कभी कभी क्लाइंट हमको बोलते हैं नॉन नेगोशिएबल है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजिड है। नॉन नेगोशिएबल, थोड़ा सा नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब बहुत सारा हो सकता है। तो इस टर्म पे डिपेंड करता है। आपको अगर लैंड रेट्स पता करनी है तो आपको उस एरिया में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। आपके 5 एजेंट्स जो दोस्त हैं, आपको उनको हमेशा मिलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस एरिया में क्या चल रहा है। भले आप वहाँ पे काम करो या ना करो, लेकिन अचानक से अगर आपको कोई कॉल आया और आपको एक डील मिल रही है, आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है, लैंड मिल रही है, तो फिर आप क्या करोगे? दूसरा क्या होता है कि कभी कभी जो सेलर होता है उसे पता नहीं रहता कि उसकी प्रॉपर्टी की यूज़ क्या है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्लाइंट ने मुझे एक प्रॉपर्टी बताई 1,000 स्क्वायर मीटर, उस 1,400 स्क्वायर मीटर बाय द वे। उस प्रॉपर्टी से ना पूरा क्लियर व्यू था। तो जब मुझे उन्होंने कहा कि मेरी एक प्रॉपर्टी है 1,400 स्क्वायर मीटर, आपको तो पता है कि सेटलमेंट का रेट क्या चल रहा है यहाँ पे, तो आप मेरे को प्रॉपर्टी बेच के दे दो। कितना रेट बताया उन्होंने? 25,000 पर स्क्वायर मीटर, नॉन नेगोशिएबल। इसका मतलब है 1-2 हज़ार कम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट था और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस एरिया में एक पर्टिकुलर रेट चल रही है। ये साहब थोड़े ज़्यादा कोट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ। तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने फ़ाइल मंगवाई, फ़ाइल मेरे पास आ गई। मैंने लॉयर को देने से पहले स्क्रीनिंग चालू कर दिया। तब मुझे पता चला कि इस प्रॉपर्टी में आधा सेटलमेंट है और आधा पैडी फील्ड्स है। तो आप मुझे बताओ कि अगर इसमें पैडी फील्ड 50% है और 50% में आपका सेटलमेंट है जहाँ पे आप घर बना सकते हो, तो क्या मैं उसको वही रेट दूँ 24-25 हज़ार जो फील्ड है, जस्ट बिकॉज इट इज टचिंग द फील्ड्स एंड बैक वाटर? ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि देन इन दैट केस आई एम नॉट बीइंग फेयर विथ माई बायर। क्योंकि मेरा बायर तो ले लेगा, मैं बता रहा हूँ तो प्रॉपर्टी ले लेगा, लेकिन आगे जाके बेचेगा कितने में? 3 या 4 या 5 साल के बाद। तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट। तो मैंने फाइल वापस कर दी। मैंने कहा कि ये आपका आधा जो प्लॉट है, ये सेटलमेंट है, इसकी मैं ये रेट, एक पर्टिकुलर रेट दे सकता हूँ 24-25 हज़ार पर स्क्वायर मीटर, और बाकी का जो आधा पोर्शन है जो पैडी फील्ड है, उसको हम उसके हिसाब से रेट दे देंगे। जो भी डिस्काउंटेड रेट है उसके हिसाब से दे देंगे। क्लाइंट माना नहीं, मैंने फाइल वापस कर दी। बिकॉज जब उनके दिमाग में चला गया कि यहाँ पे ये मेरी ज़मीन तो पूरी है, भले उसमें फील्ड हो या ना हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन हमारे बायर को तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बायर आगे जाके सैलरी बनने वाला होता है। भले वो उसको होल्ड करके वापस बेचे या वहाँ पे डेवलपमेंट करके उसको बेचे, लेकिन उसे तो प्राइस वैसे ही मिलेगा जिस हिसाब से उसने ली है। तो हमेशा ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी को कमिट करो कि पर्टिकुलर प्राइस ओके है, तो आपको उसके पेपर भी देखने बहुत ज़रूरी है। पेपर से क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स देखने से क्या होता है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर्टी का रोड जो है वो 6 मीटर का होता है, लेकिन प्लान के हिसाब से वहाँ पे 6 मीटर है नहीं, तो आपको अप्रूवल कहाँ से मिलेगी? तो
कभी कभी प्लान पे होता है लेकिन फिजिकली नहीं होता है, तब आपको अप्रूवल कहाँ से मिलेगी? तो उस केस में अगर उसके जस्ट नेबर में प्लॉट 30,000 में जा रहा है तो आपका प्लॉट 20,000 में भी नहीं जाएगा, 10,000 में भी नहीं जाएगा, लेकिन सेलर बेचेगा भी नहीं क्योंकि मार्केट रेट 30,000 पर स्क्वायर मीटर है। तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बेच रहे हो। अगर कोई एरिया ऐसा है जहां पे अचानक से बूम आ गया, मार्केट में अचानक से बूम आ गया, तो वहां पे जो रेट होता है ना, वो रेट पल पल बढ़ता है। आज का जो रेट होगा, मान लीजिए 24,000 पर स्क्वायर मीटर, कल 30 हो सकता है, 4 या 5 या 10 दिन में 35 हो सकता है। ऐसा भी हमने देखा है मार्केट में। तो नेवर गेट सरप्राइज कि यार यहाँ से ऐसे कैसे बढ़ गया। वो एक्चुअली में ना वो स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं है, मतलब इतना सडन चेंज नहीं होता है। वो चेंज हो रहा होता है पिछले 5 या 6 या 7 साल से। जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही होती है, वो अंडरनीथ वो वहाँ की रेट बढ़ रही होती है, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के लोग, वहाँ क्या बन रहा है, नज़दीक क्या है, ये सब धीरे धीरे मार्केट में फैलता है और अचानक से रेट बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं विजन। अगर आपके पास विजन है और आप किसी क्लाइंट का भला करना चाहते हो, क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट का अच्छा करते हो तो आपको वापस मिलेगा, क्योंकि वो क्लाइंट आपके पास वापस आएगा उसी प्रॉपर्टी को चर्न करने के लिए, या फिर आपको कुछ और रेफरेंस दे देगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप क्लाइंट्स को कहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट करो। अगर वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, कितनी रेट में मिल रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो एयरपोर्ट आने वाला है, एयरपोर्ट आने से 5 साल पहले वहाँ की रेट्स हिलनी चालू हो जाती है, लेकिन जो बायर होता है थोड़ा स्केप्टिकल होता है, लूँ या ना लूँ, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि जब डेवलपमेंट होती है कोई भी प्रॉपर्टी की, जैसे एयरपोर्ट बन रहा होता है, तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों के। तो आपको लगता है कि यार ये 5 साल में नहीं 10 साल में हो सकता है, तो वहाँ पे रेट्स धीरे धीरे बढ़ती है, ज़्यादा फास्ट नहीं बढ़ती। लेकिन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चालू हो जाता है फिर ये बढ़ने लगती है। तब ये इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि बायर जो होता है, बायर ने अगर 100 रुपये में प्रॉपर्टी 5 साल पहले देखी है, तो आज उसको वो बात डाइजेस्ट नहीं होती कि यार ये 1,000 रुपये कैसे हो गया। तो वहाँ पे बायर सेंटिमेंट्स भी अफेक्ट करते हैं और वहाँ पे प्रॉपर्टी सेल नहीं होती। इस एरियाज़ में बड़े लैंड पार्सल सेल होते हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स बनते नहीं, क्योंकि वहाँ पे कभी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो जो ज़मींदार होते थे उस एरिया के, वो बड़ी बड़ी लैंड पार्सल के होते थे, तो बड़ी लैंड पार्सल का रेट सीधा कम हो जाता है। किसी ने मुझे बताया कि एक पर्टिकुलर प्लॉट है जिसका साइज है 500 स्क्वायर मीटर और उसकी रेट है 25,000 पर स्क्वायर मीटर। अभी इमीडिएटली उसी एरिया में एक प्लॉट है 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया। तो क्या 25,000 का जो रेट है 500 स्क्वायर मीटर के लिए, वही रेट 1 लाख के लिए लागू होगा? नहीं। इसके ऊपर मैं और डिटेल्स में कभी आपको बता दूंगा दूसरे वीडियोस में डेवलपमेंट कॉस्ट के हिसाब से। लेकिन उस 1 लाख स्क्वायर मीटर के लिए रेट होगा कम से कम आधा तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट होती है। तो ये सब चीज़ें भी आपको जाननी ज़रूरी है। क्लाइंट्स को एजुकेट करना भी आपकी ज़वाबदारी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट समझते नहीं है, दैट्स ओके। लेकिन बायर भी, अगर आपके पास कोई बायर है और वो बायर की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, तो वो ज़्यादा नेगोशिएट करेगा नहीं। अगर आपने 30,000 बोला है तो 2-3 हज़ार कम करके पूछेगा, नेगोशिएट करेगा, और उस तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने के बाद क्लोजर भी होगा। तो आप बायर जब ढूंढते हो तो बायर भी जेन्युइन होना चाहिए। कभी क्या होता है कि बायर आते हैं मार्केट रेट पता करने के लिए कि यहाँ पे क्या रेट चल रही है, उसके हिसाब से वो तो प्रॉपर्टी देखने आते हैं लेकिन खरीदेंगे नहीं। दूसरी तरफ जब सेलर होता है, कभी कभी क्या करता है कि प्रॉपर्टी का रेट जानने के लिए आपको बुलाता है, बोलता है कि इसको मार्केट करो, लेकिन जब आप उसको प्रॉपर्टी का सही रेट दोगे, दाम दोगे, तब वो प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा। उसको लगता है कि नहीं और रेट बढ़ेगा, मैं थोड़ा होल्ड कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी को थोड़ा होल्ड कर सकता हूँ, मुझे अच्छा रेट मिल जाएगा। इसमें आप ज़्यादातर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा उनके साथ रेपो बनाए रखते हो, थोड़ा टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हो, प्रॉपर्टी लोगों को दिखाते हो, या फिर आप उनको कोई और दूसरा ऑप्शन देते हो कि आप ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेच दो, मैं आपको कुछ दूसरा प्रॉपर्टी दे दूंगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सैचुरेशन भी आ जाता है। अगर आपने 100 रुपये में ली हुई चीज़ आज अगर 2,000 हो गई है,
तो फिर वो 2000 से 2100 होने में, 2200 होने में टाइम लगता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जिसने 100 रुपये में ली है प्रॉपर्टी और आज उसका रेट है 2000 रुपया, हम उसकी प्रॉपर्टी बेच के फिर उसको दूसरी जगह पे प्रॉपर्टी देंगे जिसका रेट होगा 100 रुपया, मतलब इन इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज़, नॉट एग्जैक्टली 100 रुपीज़, लेकिन कम होगा जिसके बढ़ने के चांसेस है। तो क्या होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है कि आपकी 100 रुपये का एक शेयर है वो 1000-2000 भी जा सकता है। लैंड एक ऐसा है जो प्लॉट, एक ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। अगर आपके पास ज़मीन है तो क्या होता है कि उस पर आप कुछ भी कर सकते हो। जब तक वो ज़मीन अनयूटिलाइज है तब तक उसकी रेट बढ़ती रहती है। जैसे वहाँ पे कोई बिल्टअप आ गया तो वो थोड़ा सा सेचुरेशन होना चालू हो जाता है। जैसे बिल्टअप आ गया, वहाँ पे बिल्डिंग बन गई या विला बन गया, तब उसकी रेट उतनी स्काई रॉकेटिंग नहीं जाती है, एक पर्टिकुलर हद तक चली जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियोस लेके आऊँगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आप मेरा ये वीडियो, अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए हमको, इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट्स को ये मौका मिले जानने का कि रियल एस्टेट कैसे करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन इज़ द एसेंस ऑफ दिस होल बिजनेस। एंड तब तक के लिए धन्यवाद।